हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप इसके विषय में बहुत अच्छी तरह जानते होंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है। और यदि आप इसके विषय में नहीं जानते और यदि आप नए विद्यार्थी भी हैं तो मैं यहाँ बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से समझाने वाला हूँ कि आजकल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या संशोधन हुए हैं, आरबीआई द्वारा क्या संशोधन किए गए हैं और ये क्या है। इस विषय पे पूरी चर्चा मैं करने वाला हूँ जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुँच सके। मेरा नाम आशीष है फ्रेंड्स। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टार्टअप और कृषि क्षेत्र सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग संबंधी संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख बिंदु क्या है? आरबीआई द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायरे का विस्तार करते हुए इसमें स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण और कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा चालित पंप तथा संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के हेतु ऋण को भी शामिल कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बदलाव हुए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। छोटे और सीमांत किसानों तथा कमज़ोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स और अन्य एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और मेंस में तो आप जीएस पेपर 3 में यूपीएससी के आप इसको ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2020 का जो मेंस होने वाला है वो जब भी होगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग प्रावधानों में हालिया संशोधन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। इसके साथ ही आरबीआई द्वारा पीएसएल के तहत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे आयुष्मान भारत सहित के लिए ऋण सीमा को भी दोगुना कर दिया गया है। आरबीआई के अनुसार संशोधित पीएसएल दिशा निर्देशों के माध्यम से ऋण उपलब्धता की कमी वाले क्षेत्रों में क्रेडिट को पहुंच बेहतर बनाने में सहायता प्राप्त होगी, सबको कर्ज मिल पाएगा। आरबीआई द्वारा पीएसएल दिशा निर्देशों में परिवर्तनों का उद्देश्य इसे उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना और समावेशी विकास फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है, जो समावेशी विकास है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे पहले पीएसएल दिशा निर्देशों की समीक्षा अप्रैल 2015 में व्यावसायिक बैंकों जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं और मई 2018 में शहरी सहकारी बैंकों अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं उनके लिए की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उसका आंसर देना है। आप बिना गूगल किए उसको बता सकते हैं कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और जो ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, सहकारी जो बैंक्स होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं। कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधार क्या है? आरबीआई द्वारा किसान उत्पादक संगठनों फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, मैं फ्रेंड्स इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ, और कृषि क्षेत्र सक्रिय किसान उत्पादक कंपनियाँ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए ऊंची ऋण सीमा का निर्धारण किया गया है। साथ ही एफपीओ और एफपीसीज के लिए उनकी उपज के पूर्व निर्धारित मूल्य पर विपणन का प्रावधान भी किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए प्रति इकाई ऋण की सीमा 2 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। आरबीआई द्वारा इन सुधारों के तहत छोटे और सीमांत किसानों तथा कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाया गया है। आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान गैर व्यावसायिक किसानों के लिए निर्धारित ऋण वितरण का लक्ष्य के तहत समायोजित निवल बैंक ऋण और एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की समतुल्य राशि का 12% जो भी अधिक हो लागू होगा। छोटे और सीमांत किसानों का निर्धारण आरबीआई द्वारा 1 हेक्टेयर की जो तक की भूमि वाले जो किसान हैं उनको सीमांत किसान कहा जाता है, जिनकी संख्या हमारे देश में आपको मालूम होगा 70% के आसपास है। और 2 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर से
अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि रखने वाले किसान जो हैं उनकी संख्या लगभग 15 से 16% के आसपास है। मतलब कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी कुल संख्या जो है वो 86% के आसपास है फ्रेंड्स। और लगभग 14 या 15% किसान जो हैं वो बड़े किसान हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, इसमें क्या सुधार हुआ है? आरबीआई द्वारा पीएसएल के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित ऋण की सीमा को दोगुना कर दिया गया है। और आरबीआई के अनुसार सौर तथा जैव ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, पवन चक्की जो कि विंड मिल, सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्र, गैर पारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे स्ट्रीट लाइट प्रणाली, दूर दराज के गांव के विद्युतीकरण आदि से जुड़ी परियोजनाएं पीएसएल के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसके तहत ऋण की अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। राज्य साथ ही व्यक्तिगत परिवारों के लिए अधिकतम ऋण की सीमा 10 लाख रुपए होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो सीमाएं हैं ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जो इसके तहत ऋण की अधिकतम सीमा 30 करोड़ है और साथ ही व्यक्तिगत परिवारों के लिए अधिकतम ऋण की जो सीमा है वो 10 लाख रुपए होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र, आरबीआई ने स्वास्थ्य अवसंरचनाओं में सुधार, आयुष्मान भारत सहित हेतु ऋण सीमा को दोगुना कर दिया है। आरबीआई द्वारा, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, पीएसएल प्रावधानों में किए गए हालिया परिवर्तन के पश्चात टियर 2 से टियर 4 जो केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के निर्माण के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। क्षेत्रीय असमानता से संबंधित सुधार, आरबीआई द्वारा ऋण वितरण के संदर्भ में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए संशोधित पीएसएल दिशा निर्देशों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता के आधार पर जिलों की सूची तैयार की जाएगी। इसके आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संदर्भ में कम ऋण प्रवाह वाले जिलों के लिए एक प्रोत्साहन फ्रेमवर्क का निर्माण किया जाएगा। फ्रेंड्स, घबराइएगा मत। आपको एक बार में यदि नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और इस वीडियो को पॉज करके आराम से इसको समझ सकते हैं। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से ऐसे चिन्हित जिलों जहां प्रति व्यक्ति पीएसएल 6,000 रुपये से कम होगा उसमें वृद्धिशील प्राथमिकता प्राप्त ऋण पर उच्च भारांश 125% लागू होगा। साथ ही ऐसे जिले जिनमें प्रति व्यक्ति पीएसएल 25,000 रुपये से अधिक होगा उनमें वृद्धिशील प्राथमिकता प्राप्त ऋण पर कम भारांश 90% लागू होगा। तो इसके माध्यम से कम प्रति व्यक्ति पीएसएल वाले देश के लगभग 184 जिलों को लाभ प्राप्त होगा। आरबीआई द्वारा दोनों श्रेणियों के बैंकों की सूची जारी कर दी गई है। यह सूची वित्तीय वर्ष 2023-24 तक वैध रहेगी और जिसके बाद इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये टाइमलाइन आपको याद करने की ज़रूरत है। जो जिले इन दोनों सूचियों में शामिल नहीं हैं और पूर्व की तरह 100% भारांश प्राप्त होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लाभ क्या हैं? आरबीआई द्वारा पीएसएल में सुधारों की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 23% की गिरावट देखी गई है। पीएसएल के तहत अलग अलग क्षेत्रों के लिए ब्याज की दर भिन्न होती है, परंतु सामान्य ऋण की तुलना में यह अधिक सस्ता और सुलभ माना जाता है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। मैं यहाँ उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और यूपीएससी प्रीलिम्स जो कि 4 अक्टूबर को होने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि वो होगा, ज़रूर होगा। आरबीआई के अनुसार इसके माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों तथा कमज़ोर वर्गों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ेगी और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए ऋण को बढ़ावा दिया जा सकेगा। आरबीआई के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी। वर्तमान में कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य चुनौतियों को देखते हुए स्वास्थ्य अवसंरचना पर ऋण सीमा को बढ़ाए जाने से देश में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, ये सब जो पॉइंट्स आपको यूपीएससी मेंस में लिखने होंगे और आप इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी मेन में। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्रों से है जिन्हें भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
रिजर्व बैंक द्वारा देश की बुनियादी ज़रूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है तथा इसके कारण उन्हें अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है। आरबीआई द्वारा जारी पीएसएल की सूची में निम्नलिखित 8 क्षेत्र शामिल हैं: कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मतलब कि एमएसएमई, तो एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्षेत्र है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सामाजिक अवसंरचना है, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य सेक्टर भी हैं। तो फ्रेंड्स, आरबीआई के प्रावधानों के अनुसार सभी व्यावसायिक बैंकों स्थानीय और विदेशी के लिए अपने कुल समायोजित, ये फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह याद कर लेने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आरबीआई के प्रावधानों के अनुसार सभी व्यावसायिक बैंक, जी हाँ फ्रेंड्स, सभी व्यावसायिक बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हमारे देश में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्थानीय हों चाहे वो विदेशी हों, के लिए अपने कुल समायोजित निवल बैंक ऋण, मतलब कि कुल समायोजित निवल बैंक ऋण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जितना ऋण वो लोग देते हैं मार्केट में, जितना ऋण वो मार्केट में दे रहे हैं उसका 40% पीएसएल के लिए निर्धारित करना अनिवार्य है। तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% पीएसएल के लिए निर्धारित करना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, बहुत उपयोगी पॉइंट है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आप इसको रट लीजिए, नहीं तो यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये आएगा। और यदि आप इसको नहीं रटे हुए होंगे तो आपके साथ शायद इसके लिए नेगेटिव मार्किंग का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इस पॉइंट को रट लीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और छोटे वित्तीय बैंकों को अपने एएनबीसी का 70% पीएसएल के लिए आवंटित करना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। फ्रेंड्स, यदि मैं कहूँ कि इस पूरे वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो ये दोनों ही हैं, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक बार मैं और दोहरा दे रहा हूँ इसको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं फ्रेंड्स, और छोटे वित्तीय जो बैंक है आरआरबी, आपको मालूम होगा इसको नाबार्ड संचालित करता है। नाबार्ड जो है वो नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी आरबीआई के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आरबीआई के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत आरआरबी, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सभी सहकारी बैंक जो आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, सहकारी बैंक्स जो होते हैं, वो आते हैं इसके अंतर्गत। और फ्रेंड्स, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है बिना गूगल किए कि ये जो नाबार्ड है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये दोनों पॉइंट्स उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो एएनबीसी है उसका 70% पीएसएल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए और छोटे वित्तीय बैंकों के लिए आवंटित करना अनिवार्य है, और सभी व्यावसायिक बैंक जो स्थानीय और विदेशी है उनके लिए 40% है ये जो सीमा है। और ये जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपको इसके जगह पेपर में ये भी शब्दावली देखने को मिल सकती है, तो आपको समझना होगा वहाँ पे खुद। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ ज़रूर कुछ सीखा होगा और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।